कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो पढ़ा जाए? चलिए फाइन। हेडिंग डालिए। एक साहब थे जिनका नाम था वॉन नील। ठीक है। चलो लिखिए, केवल काम की चीज़ें। तो इन्होंने जो स्टडी करी थी वो किस पे की थी? पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखिए, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। चलिए लिखिए, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब देखिए, जनरली जो सबस्ट्रेट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक सबस्ट्रेट, तो प्रोडक्ट बना कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन, और साथ में क्या बना? वाटर। यहाँ पर हमने जो सबस्ट्रेट लिया है, लिखा है H2A। अगर मैं H2A की जगह ले रहा हूँ H2S, क्या ले रहा हूँ? H2S। और ये लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमको क्या मिला? 2 मोल्स ऑफ S की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? S2। ठीक है। और साथ में हमको मिला CH2O और H2। अब मेरी एक बात को समझना, इस पूरी बात में जो H2A है यही है S2, या फिर अगर मैं इसकी जगह पर H2O लूँ और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लूँ, तो यहाँ पर O2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये रिएक्शन ये बात बता रही है कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। कहाँ से आती है? वाटर से। और ये बाकी चीज़ें, पहले क्या था, लोगों में यह विवाद था कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हम इस्तेमाल कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने में, और उसी से ऑक्सीजन निकलती है, जबकि ऐसा
ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से। तो जो पेड़ों में आप पानी डालते हो वो पानी अगर नहीं डालोगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? तो लिखिए लिखिए ऐसे लिख लीजिए, तीनों रिएक्शन लिख लीजिए और कुछ भी मत लिखिएगा, कुछ भी सेंटेंशनल बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपको कुछ लिखवाना है तो मैं लिखवा दूंगा। बस एक चीज़ यहाँ लिख लो, दैट इज इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। क्या सीखा हम लोग ने यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड when it get reduces to carbohydrate. Okay, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो H2O है या ये जो H2A है, दिस इज समथिंग hydrogen donor and oxygen is oxidized to O2. यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगा कि सल्फर रिलीज होगा? सल्फर बैक्टीरिया सल्फर खाएगा, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, और क्या रिलीज करेगा? H2। हो गया? आगे बढ़ जाऊं? तो एक चीज़ समझ में आ गई हमको बात, यहाँ से लिखो, ऑक्सीजन evolved by green plant comes from water. Oxygen evolved by green plant comes from water. बात समझ में आ गई? बाद में इसी बात को रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करके प्रूफ किया गया। मैं आगे बढ़ जाऊं? डन? चलिए, अब यहां तक की बात मैंने आपको पढ़ा दी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, यहाँ पर ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, तो लिखो लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दिस इज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन? ये जो तुमको कार्बोहाइड्रेट बनता दिख रहा है ये डार्क रिएक्शन में बनता है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है ये डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो कहेंगे सर लाइट रिएक्शन में क्या होगा? फिर लाइट रिएक्शन के दौरान ATP बनती है और NADPH बनता है, और इसका इस्तेमाल करते हैं डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन डोनर एटम बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट होती है। इसका मतलब कि जिस समय लाइट रिएक्शन होती है उस समय डार्क रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जनरली नहीं होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे।
और लाइट रिएक्शन लाइट पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई? तो लाइट रिएक्शन हमेशा दिन में होगा, लेकिन डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है और रात में भी। अक्सर लोगों को लगता है डार्क है तो रात में होगा, नहीं। रात और दिन का डार्क से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट से, क्योंकि वो लाइट रिएक्शन पर कोई डायरेक्टली थोड़े डिपेंड कर रही है। अब अगर ATP NADPH दिन में पड़ा होगा तो दिन में इस्तेमाल कर लेंगे, रात में पड़ा होगा रात में कर लेंगे। पूरे दिन तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, कई बार स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो उनके क्लोरोफिल को डैमेज कर सकता है। ठीक है, केवल लास्ट वाली रिएक्शन लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या दिख नहीं रहा है? एक सेकेंड, अभी दिख रहा है? चलिए बच्चों अपने ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखो क्या है, अब यहाँ पर एक और रिएक्शन कराई गई, वो तो कंफर्म हो गया था। तो अब बाद में, मतलब कुछ टाइम के बाद, लेटर ऑन इसी बात को प्रूव किया गया रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? रेडियो आइसोटोप। अब यहाँ पर हुआ क्या कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने लिया वाटर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होते हैं, 8O16 और 8O18। दिस इज हैवी आइसोटोप। तो ये जो पानी लिया गया उसमें आइसोटोप लिया 18 वाला, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन लिया उसका नॉर्मल 16। हमने लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, हमको मिला C6H12O6 प्लस 6 मोल्स ऑफ O2। यहाँ पर हमको देखने को ये मिल गया। तो हमको ये समझ में आ गया कि भैया ये कहाँ से आ रहा है, जो आपने इसका जो है अब ये है रेडियो एक्टिव है ना, तो ये रेडिएशन इमिट करेगा ना, तो रेडिएशन वही वाला ऑक्सीजन इमिट करेगा जो हैवी होगा या रेडियो एक्टिव होगा। समझ में आ गई बात? हाँ हाँ लिखो, रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक, बस। सिक्स H2 होगा ना, सॉरी 12 लिख दिया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? डन? यहाँ 16 करना बेटा। क्यों करा रहा हूँ 16? देखो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और ये देखो ये 12 ऑक्सीजन यूज़ हो गई। हाँ, तो ये कार्बन के पास कौन 12 ऑक्सीजन है, 12
6 2 12 होता है, 12 हो गया। यहाँ पर देखो 6 इस्तेमाल हुआ तो 6 ऑक्सीजन और बचा, तो ये कौन सा होगा? 16। नोट कर लो। हो गया? आगे बढ़ जाएं, चलिए हेडिंग डालिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? देखिए आसानी से पढ़ता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनील है। क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर तुम देखते हो तो बाहर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? और वहाँ पर जो सिक्कों की तरह दिखता है उसको थाइलाकॉइड कहते हैं, और सिक्कों के बंच को ग्रेना कहते हैं। और दो या दो से ज़्यादा ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लैमेले के थ्रू। सुना है ना? अब जो थाइलाकॉइड होता है, ग्रेना होता है, स्ट्रोमा लैमेले होता है, इन जगहों पर लाइट रिएक्शन होती है। अब लाइट रिएक्शन भी दो तरीके की होती है, PS1 PS2, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 सिखाएंगे। जो पानी का ब्रेकडाउन होता है, जेड स्कीम कहते हैं उसको, वो PS2 में होता है। तो PS2 मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, ऐसे सब पढ़ाएंगे अभी। यहाँ पर ATP बनता है, फोटोलिसिस होती है, और NADPH बनता है, या NADPH 2 पे ही। समझ में आ गई बात? जो डार्क रिएक्शन है, इस दौरान ये ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं। अब ATP बचा, NADPH2 बचा, ये इस्तेमाल होगा किस लिए? डार्क रिएक्शन को कराने के लिए, क्योंकि ये एनर्जी करेंसी है। क्या है? बात समझ में आ गई? चलो अब पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, कोई भी ग्रीन लीफ आप देखते हैं या ग्रीन पार्ट देखते हैं तो ग्रीन पार्ट के किस जगह पर फोटोसिंथेसिस हो रही है? तो कह रहे हैं सर क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में भी दो रीज़न है। क्लोरोप्लास्ट में अगर मैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ की बात कर रहा हूँ तो मीजोफिल सेल होती हैं, बंडल सीथ सेल होती हैं। सुना है ना? मेनली जो मीजोफिल सेल होती है इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है। किस में क्लोरोप्लास्ट होता है? मीजोफिल सेल के अंदर। अब यहाँ तक हम लोग आ गए। चलो, तो वेयर डू फोटोसिंथेसिस लिखा है, क्या नहीं लिखा आप लोगों ने हेडिंग? हाँ, लिख लिया। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश करके क्या लिखा? क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए मैं आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाता हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा। देखो कई सारे सिक्कों को क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड। और सिक्कों के समूह को क्या कहेंगे? ग्रेना। और ये आपस में कनेक्टेड होंगे स्ट्रोमा लैमेले के थ्रू। किसके थ्रू? नोट करिए। चलो हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इसका नाम लिखना थाइलाकॉइड ना लिख के क्या लिखोगे आप? स्ट्रोमा। क्या लिखोगे? स्ट्रोमा लैमेले। हो गया?
चलो डायग्राम बन गया। एक स्टार बना के पॉइंट लिखो। स्ट्रक्चर बन गया ना। बना लो जल्दी बेटा। एक स्टार बना के पॉइंट लिखो। साइट ऑफ फोटो सिंथेसिस। चलिए देखते हैं। लिखिए सेपल herbaceous stem leaf और unripened fruits, है ना। चलो एक पॉइंट लिखिए। मीसोफिल सेल है कंटेन large amount of chloroplast। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है एंड द पॉइंट इज chloroplast is a membranous सिस्टम। और क्लोरोप्लास्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? बताओ। ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेले और थैलाकॉइड। और जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखो। ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेले, थाइलाकॉइड, दीज आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। एंड स्ट्रोमा में हमको क्या देखने को मिलता है? डार्क रिएक्शन। अगर मैं और बताना चाहता तो मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से और भी चीज़ें लिखवा सकता हूँ। लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको कहते हैं जेड स्कीम। ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है ग्रेना में और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है स्ट्रोमा में। तो आगे लिखवा दूंगा। ठीक है। क्या बेटा? डार्क रिएक्शन, फ्लूइड।
तो ऐसा लग रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में हमें एक क्लियर कट डिवीज़न ऑफ लेबर दिख रहा है, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, राइट। तो देयर विल बी डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब जैसे ग्रेना ने कह दिया कि हम जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करेंगे, क्या करेंगे? लाइट रिएक्शन में भी दो टाइप है ना, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। तो ग्रेना ने कह दिया मैं ये कराऊंगा, तो स्ट्रोमा लैमिले ने कहा ऐसा है। अच्छा, स्ट्रोमा लैमिले ने ये बोला कि हम करेंगे यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कौन सा? कारण क्या है? कारण क्या है? तो कोई भी रिएक्शन कराने के लिए एंजाइम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एंजाइम। अगर एंजाइम होगा तो रिएक्शन होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। तो कुछ तो ऐसी बात है कि यहाँ पर एक जगह पर फुल लाइट रिएक्शन का एक टाइप का हो रहा है नॉन साइक्लिक, और एक जगह पे सिर्फ साइक्लिक हो रहा है। रीज़न है एक एंजाइम है जिसका नाम है NADPH रिडक्टेज। क्या है? NADPH का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? NADPH2। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बनेगा? NADPH2। अगर ये एंजाइम है, अच्छा, एक NADPH2 में 3 ATP होती है। कितनी ATP होती है? और 3 ATP, ठीक है। जैसे उनके दोस्त मतलब उन लोगों में ये 500 का नोट है सबसे ज़्यादा। अब तो 2000 चलता ही नहीं अपने यहाँ, तो अपने यहाँ की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? 500। तो कभी छोटा मोटा सामान लेने जाओ तो 500 की नोट दो के लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। तो इसका मतलब इस तरीके से समझो कि NADPH2 एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ATP होता है। और एनर्जी बनती कहाँ पे इससे? तो ETS आगे पढ़ाएंगे रेस्पिरेशन में। तो एक ने कहा कि हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कराएंगे, एक ने कहा हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कराएंगे, क्योंकि हमारे पास NADPH रिडक्टेज नहीं है तो हम सिर्फ ATP बना सकते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ ATP बनता है। अच्छा, ये हाइड्रोजन आई कहाँ से? NADPH था पहले से, और NADPH2 बनना था, तो ये हाइड्रोजन आई कहाँ से? तो तुमने पानी को तोड़ा था 2H प्लस हाफ O2 में। कितने में तोड़ा था? तो ये हाइड्रोजन वहाँ से निकली, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर लिखवाया है मैंने। और पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करते लास्ट में किसके पास चली गई? NADPH के पास। और क्या बन गई? NADPH2। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अभी तो सिर्फ लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ, पॉइंट लिखो। ट्रैप एनर्जी या मेक एनर्जी लिख सकते हो। और एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी बना रही भैया? ये ATP और NADPH और H, दैट इज NADPH2। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? यहाँ तक जितना पढ़ा है समझ में आया? ट्रैप लाइट रिएक्शन, ट्रैप एनर्जी। ट्रैप क्या आप लिखो? सिंथेसाइज। ओके, समझ में आ गई? और क्या क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैं आगे बढ़ जाऊँ? इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखानी थी, बट चलिए आगे पढ़ाएंगे तब दिखा देंगे। देख लो अच्छा खाली। यहाँ पर एक चीज़ देखो, ऐसा लग रहा है कि ये जो डार्क ग्रीन है, अच्छा, नेता हम ही लोग जैसे आम आदमी होते हैं कि पहले से VIP होते हैं? आम आदमी होते हैं, मतलब हम में से कोई भी नेता बन सकता है, लेकिन एक पार्टी का एक ही नेता होगा, एक क्लास में एक ही नेता।
इसका मतलब क्या है, बाकी लोग क्या करेंगे? अच्छा, कभी क्लास स्कूल में मॉनिटर बनते हैं, मॉनिटर, तो आप ही बच्चों में से मॉनिटर बनता है, टीचर बन जाता है मॉनिटर? अब होता क्या है कि आप ही बच्चों में से है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? उसके लिए वोट करते हो। क्या करते हो? वोट करते हो। वोट होता है ना कि जैसे दो लोग खड़े हो गए तो वोटिंग होती है। ये वोटिंग की बात का मतलब ये समझिए कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उस क्लास में सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरीके से एक ग्रुप में एक लीडर बना दिया, बाकी है सब बराबर, लेकिन एक को लीडर बना दिया, जिसको लीडर कहते हैं बायो में, उसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है। अच्छा, किसी भी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है, कैरेटिनाइड होता है। ये सब क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये सारी एनर्जी अल्टीमेटली देते किसको हैं? सारे क्लोरोफिल ए में से कोई एक क्लोरोफिल ए को कहते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर। तो कहते हैं ना अपना लीडर खोजो। इसमें तुम्हारा लीडर कौन है जिससे मैं बात करूंगा? तो कभी बवाल हो जाए तो कहीं अपने लीडर को भेजो। बात तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किससे बात करेगा? लीडर से, जो इसकी बात सब सुनते हैं। इसी तरह होता है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर देखो लिखा भी है, देखो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर सब होते हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर क्या होता है? इसी को जो यही मेन होता है। ठीक है, किसी भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, किसमें? लाइट हार्वेस्ट करना ना, ले रहे ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब बचे हुए लोग क्या हो गई? जनता। तो जनता को बायो की भाषा में बोलेंगे एंटीना। क्या बोलेंगे? एंटीना। दैट इज एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? चलो एक एक करके लिखते हैं। वहाँ पे पॉइंट लिखो। इन स्ट्रोमा, हालांकि मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है। यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? सिंथेसिस ऑफ शुगर, दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बाद में, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ लिखाने का, बस लिखवा दे रहा हूँ। स्टार्च पॉलीमराइज होगा, कन्वर्ट की जगह आप लिख सकते हो पॉलीमराइज। लेकिन यहाँ पर डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनती है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ light and depends on product of light reaction. Depend on product of light reaction. What are the product of light reaction? बताओ। अच्छा इतना मारेंगे, अभी बता रहे ग्लूकोज ये खुद बना रहा। तुम बेटा किसी को बता दोगे तो फेल हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या क्या है? एटीपी और हाँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर और एक पॉइंट लिख लो। डार्क रिएक्शन में हो क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात ये आ रही है, एक और चीज़ है, एक और प्रोडक्ट है
दैट इज हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन आ कहाँ से रही है? तो कह रहे हैं कि सर एक हाइड्रोजन तो NADPH बनाने में चली जा रही है, एक हाइड्रोजन कहाँ जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। अब इसके लिए पूरी का पूरा मैकेनिज्म है बहुत। अब मतलब ये चैप्टर बहुत शानदार है, चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा, हर चीज़ मज़ेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, मतलब लाइट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना हो डे न्यूट्रल टाइप का, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइट होने और ना होने से। दिन में भी डार्क रिएक्शन होती है, रात में भी डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो तो लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, डज नॉट मीन टू occur in absence of light or in darkness। इसका डार्कनेस वाकनेस से कोई मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। बात यह है कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में ही क्यों होता है। तो मैं फिर से एक सवाल करूंगा कि लाइट रिएक्शन का PS मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों स्ट्रोमा लैमेले में नहीं हुआ था? तो कहेंगे सर NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं था। तो इसका मतलब किसी जगह पर कोई रिएक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है? उस रिएक्शन का एंजाइम। तो स्ट्रोमा में अगर डार्क रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन हो क्यों रही है? क्योंकि इस रिएक्शन से रिलेटेड एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो लिख लो, क्यों? देखो, बिकॉज ऑफ presence of enzymes for dark reaction in stroma। हो गया? देखिए मैंने पढ़ा दिया है, खाली जानते रहिए। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डार्क रिएक्शन के देयर इज नो नीड ऑफ लाइट बट इट यूटिलाइजेज द प्रोडक्ट ATP एंड NADPH ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या मैंने पढ़ा है? क्या मैंने ये बात बताई? बिल्कुल बताई सर। चलो, क्या बात है, नोट करो। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्या लिखो? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डैश करके लिखो। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। तो क्लोरोफिल A इज यूनिवर्सल पिगमेंट।
मतलब हमको कहाँ देखने को मिलेगा? हर प्लांट में। लेकिन क्लोरोफिल भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसिस पढ़ा था ना? एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो एक में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी था, एक में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी था, एक में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी था रेड एल्गी में। तो देख रहे हो, लेकिन सब में क्लोरोफिल ए था, ये तो तय था। हाँ, चलो अब ये तो बात हो गई। जैसे एटीपी और NADPH, इनको कॉमनली कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर। और दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। दीज आर द, बेटा दिख रहा है? दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है। अब हो क्या रहा है? जैसे मान लीजिए ADP है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगा, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बन गया? ATP। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? अगर यही काम जो हमारी बॉडी में, क्या ATP लाइट की वजह से होती है? हमारी बॉडी में कौन सा क्लोरोप्लास्ट है? हम लोगों में तो ATP बनती है। तो हम लोगों में जो फोटो फॉस्फोरिलेशन है नहीं होता, क्योंकि नहीं तो हम लोग हरे हरे होते। हम लोगों में होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कौन सा फॉस्फोरिलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और प्लांट्स में क्या होता है? फोटो फॉस्फोरिलेशन। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्रेनम। बताया ना मैंने आपको? जिसको नहीं पता वो लिख सकता है ऐसे कि बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम। कितनी अच्छी लड़की है, आज बर्थडे है फिर भी पढ़ाई कर रही है। क्या बात है! ऐसा ही डेडिकेशन होना चाहिए। बर्थडे तो जिंदगी में आते रहेंगे। डन। चलिए देखिए, क्लोरोफिल ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, EF देख रहे हैं। पता नहीं कितने क्लोरोफिल हैं। आप इतना मत पढ़िए, उतना पढ़िए जितने से आप कॉलेज पहुंच जाइए। अब एक बात लिखा हुआ है कि हैव यू एवर वंडर्ड। कितनी अच्छी बात है। Why and how there are so many shades of green leaf even in the same plant? NCERT का क्वेश्चन है ये। NCERT के बीच में लाइन में लिखा हुआ है, तो जाकर के NCERT में ही लिख लीजिएगा। ठीक है, जाकर के NCERT में ही लिख लीजिएगा। क्या है? बिकॉज देयर आर सो मैनी पिगमेंट इन लीव। तो मैंने दिखाया ना कई कई कलर, कोई डार्क होगा, कोई हल्का सा लाइट होगा, कोई और होगा। चलिए बाद में लिखिएगा, अभी पढ़ लीजिए। क्यों? अच्छा लिखो, चलो यहीं लिखवा दे रहा है। लिखो सो मैनी, लिखो यहाँ पे कॉपी में, शेड्स ऑफ ग्रीन लीव्स। लिखो रीजन क्या? लिखो बिकॉज देयर आर सो मैनी पिगमेंट इन लीव्स। बिकॉज देयर आर सो मैनी पिगमेंट इन लीव्स। आगे बढ़ जाएं।
ठीक है, चलो। और कैसे पता करते हैं? बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, देख गया। क्लोरोफिल ए जो है ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है, कैरेटिनाइड होती है येलो ऑरेंज कलर का, जैंथोफिल येलो कलर का, और क्लोरोफिल बी कैसा होता है? येलो ग्रीन। ठीक है, इतना एग्जाम में कभी नहीं आएगा आपके। चलो, तो ये क्या, कौन सी ग्राफी? पेपर क्रोमेटोग्राफी, कौन सी तरीका? चलो, एक बात लिखा है, पिगमेंट, वाटर पिगमेंट, वाटर फोटो पिगमेंट, देखो फोटो पिगमेंट, जो आपने पीछे पढ़ा, दे हैव एबिलिटी टू absorb light at specific wavelength. They have ability to absorb light at specific wavelength. बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं बात कर रहा था क्लोरोफिल ए की, तो इसका पता है, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C55H72O5N4Mg। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? तो कहेंगे सर यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और क्या पढ़ा था? तो कहेंगे सर दूसरा नाम है दैट इज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक। अगर फोटोसिंथेटिक, अगर क्लोरोफिल ए नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस हो सकती कि नहीं? कभी नहीं, क्योंकि एक क्लोरोफिल ए तो होना ही चाहिए रिएक्शन सेंटर बनाने के लिए। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आगे रिएक्शन सेंटर भी लिख लो। वन क्लोरोफिल पिगमेंट। एक क्लोरोफिल पिगमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? रिएक्शन सेंटर। वन क्लोरोफिल पिगमेंट। आगे बढ़ जाएं। ये डायग्राम देखना बहुत अच्छा है। अभी तुम ये डायग्राम देख रहे हो, ये ब्लू लाइन देखो, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 400 से 500, ठीक है, 600 700 नैनोमीटर में लिखा हुआ है। अगर इसी की तरह जगह लिखा होता एंगस्ट्रॉम में तो लिखते 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000, 6000, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम। ये कौन से स्पेक्ट्रम होता है? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। कौन सा होता है? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा है लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो क्या बनाएगी? केमिकल एनर्जी। हाँ, अब ये लाइट एनर्जी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है देखो ब्लू कलर में, और ब्लू कलर का जो ग्राफ है ये है क्लोरोफिल ए का। और यहाँ पर शेड देखो कौन सा आ रहा है, ब्लू आ रहा है कि नहीं? और जरा देखो दोबारा
जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो किस कलर में है? रेड। कौन सा कलर में? रेड। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल ए ब्लू कलर से दिखा रहा है, क्लोरोफिल ए बी ये मिट्टी जैसा गंदा सा कलर, थोड़ा सा ब्लैकिश, क्लोरोफिल बी का ग्राफ है। और ये जो वॉयलेट कलर है ये कैरेटिनॉइड को इंडिकेट कर रहा है। और सबका ही पीक क्या बेटा? ये है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए है, हाँ क्लोरोफिल ए है। मतलब मुझे लग रहा है मैं कलर ब्लाइंड हो रहा हूँ क्या? तो सेम वही बात, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो पीक है ये ब्लू कलर में दिख रहा है और दूसरा बार पीक हमको कहाँ दिख रहा है? रेड कलर में। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? अब साफ दिख रहा है? हमने हटा दिया, हमने कहा कि ये ज़रूरी है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, लेकिन जो पीक है ये हमको ब्लू कलर में दिख रहा है और दूसरी बार हमको ये पीक कहाँ दिख रहा है? रेड कलर में। तो ये बात समझ में आ रही है? ये तो था कि सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी ब्लू और रेड में। उसमें भी सबसे ज़्यादा किस में होगी? ब्लू में। सबसे ज़्यादा ब्लू में, फिर रेड में, और उसके बाद फिर मतलब विबग्यो। देखो बाकी जगह देखो कैसा है, कांस्टेंट ही है, राइट? चलो ये बात समझ में आ गई। अब एक और ग्राफ देखते हैं। तो लिखो, पॉइंट लिखो। ये ग्राफ बनाओगे क्या? एक ग्राफ बना लो, ब्लू लिख लेना, खाली यहाँ ब्लू लिख लेना और यहाँ रेड लिख लेना, ऐसे बना लो। तो लिखो क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू लाइट। लेकिन ये लाइट एब्जॉर्ब हुई है, फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब करना। और जैसे आप लोग होते ना कि क्लास की लेक्चर की फ़ोटो खींच ली, नहीं कभी कभी होता है कि पीपीटी की फ़ोटो खींच ली, एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन यूटिलाइज करना इस फोटोसिंथेसिस। लाइट एब्जॉर्ब हुई वो एक बात है, लेकिन उस लाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस हुई कि नहीं हुई ये दूसरी बात है। तो ये तो था रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ब्लू और रेड में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है? ब्लू लाइट पे। उसके बाद रेड, और उसके बाद अदर। ये तो एक सामान्य बात थी। बना लीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी लिखो। ऐसे इतना सुंदर डायग्राम नहीं बनाना है, गंदा डायग्राम बनाओ। ऐसे मतलब ऐसे करो और ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, बस हो गया। 400 यहाँ बनाओ, 700 यहाँ लिखते रहना। एब्जॉर्प्शन यहाँ लिख दो ब्लू, यहाँ लिख दो रेड, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू, हो गया। ऐसे पढ़ा जाता है। अब तुम लोग मार्क एकदम कॉपी कर रहे हो, ठीक है। चलो दो पीक देखने को मिला, रेड में भी और ब्लू में। अब अगला जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ है फोटोसिंथेसिस का। और चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है, जिसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं? रिएक्शन सेंटर का ऑब्लिक करके लिख लो, चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वही नाम लिख लो। कुछ भी एग्जाम में आ जाए हमको आना चाहिए। देखो चीफ, जहाँ तुमने रिएक्शन सेंटर लिखा था, अरे पीछे पेज पलटो, क्लोरोफिल ए के बारे में कुछ बात पढ़ी थी हमने, वहीं लिखो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या चीफ पिगमेंट, बस इतना। क्योंकि वो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर और करके चीफ पिगमेंट, ठीक है। चलो ये देखो, यहाँ लिखा है एब्जॉर्प्शन के बारे में बात। क्या लिखी हुई है? एब्जॉर्प्शन। तो वैसे ही डायग्राम बनाओ, रफ, ऐसे ही रफ डायग्राम बनाओ, ऐसे।
फोटोसिंथेसिस लिख दो और ये लिख दो। तो केवल ये लिखो, केवल एक पॉइंट लिखो, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस डैश करके लिखो रेड लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट और उसके बाद अदर। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट पे, लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट पे। तुम लोग ने कभी ग्रीन हाउस वो देखा है? आजकल एक हो रहा है, एक कल्चर आता है, मतलब लोग कमरे के अंदर प्लांटेशन करते हैं। अभी एक कपल पकड़ा गया, वो गांजे की खेती कर रहे थे घर के अंदर, फ्लैट के अंदर। हाँ देखो, इनको पता है। तुम भी जाते हो क्या? तो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो है 680 से 720, ठीक है, नैनोमीटर। और ब्लू लाइट का क्या है? 400 से 450। नोट कर लीजिए। कहीं साइड में लिख लीजिए, ग्रीन लीफ के जो पिगमेंट्स हैं सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। लिख लो, कभी एग्ज़ाम में आ गया तो कई नोट्स में नहीं लिखवाए हो, पढ़ाया है लेकिन लिखवाया नहीं था। लीफ पिगमेंट्स सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो कौन कौन से कलर दिखते हैं हमको? लीफ का कलर एक पिगमेंट की वजह से कि कई सारे? कई सारे। ए क्लोरोफिल, ए, बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। हाँ चलो, कलर पढ़ाया है, लिखवाया नहीं है। लिख लो, नहीं तो बाद में तुम लोग जो है। चलो लिखो, लिख लो, पहले एक पॉइंट लिख लो फिर पढ़ाएं। लीफ पिगमेंट्स, they are separated by paper chromatography। अब बात आती है कि लीफ पिगमेंट्स हैं कौन कौन से। तो क्लोरोफिल ए किस कलर का था? ग्रीन कलर का था, ब्राइट ब्लू ग्रीन। दिस इज ब्राइट ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी किस कलर का है? तो लिखिए येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल किस कलर का? येलो। और कैरोटेनॉइड येलो या येलो ऑरेंज। ये लिखवाया था लेकिन लिख लो। दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। हो गया? हेडिंग डालो एसेसरी पिगमेंट। तो लिखो all chlorophyll A pigment except one chlorophyll A, that is reaction center। और कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल
एंड कैरोटेनॉइड। लिखो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, जैसे जैसे लाइट अलग अलग इंटेंसिटी की है, तो अलग अलग इंटेंसिटी के एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, एक रेंज मिल जा रही है। मतलब अगर मान लो 680 वाली नहीं है तो 500 वाली से काम चलाएंगे। तो 500 वाली क्लोरोफिल लेने का, मैं नहीं एब्जॉर्ब करने वाला 500 वाली, तो कोई बात नहीं सर, मैं आपके लिए एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ज़ैनथोफिल कर रहा, कोई नहीं बॉस, ज़ैनथोफिल है ना, जब तक ज़ैनथोफिल है तब तक वो 500 वाली एब्जॉर्ब करके आपको देगा। समझ में आ रही बात? लाइट डिम है, लाइट ब्राइट लाइट है। अब समुंदर में आ जाओ, नदी में आ जाओ, यहाँ लाइट क्लोरोफिल का धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वहाँ भी तो पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे, तो वो वहाँ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी वही जा पाएगी। अब उसके बियॉन्ड अल्फा रेज, बीटा रेज, पता नहीं कौन कौन सी, गामा, यूवी, हाँ एक्सरे की बात ना करो, यूवी रेज की बात करो तो अच्छा भी लगे, इंफ्रारेड, हाँ यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, इनकी वेवलेंथ ये विजिबल से तो अलग है, लेकिन कुछ पिगमेंट ऐसे हैं जो इनको भी एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो थोड़ा मोड़ा एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेटिक्स में क्या होंगे, मदद करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, कंट्रीब्यूट तो करेंगे ना। तो इसी तरीके से लिखिए लिखिए दो पॉइंट लिखिए। लिखिए इनेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइड रेंज wavelength of incoming light for photosynthesis। दो बहुत इम्पोर्टेंट काम हैं, लिखो also protect chlorophyll A from, बहुत इम्पोर्टेंट है, फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए ज़्यादा बहुत ब्राइट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो कहेगा बॉस रहने दीजिए, आप बंद हो जाइए, हम लोग आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। एक और बहुत अच्छा काम है, और ये काम आपको लिखना चाहिए। कभी कभी मान लो कि क्लोरोफिल ए के बराबर की वेवलेंथ की लाइट नहीं आई, 680 नहीं आई, 720 नहीं आई, तो क्लोरोफिल ए ने कहा अरे यार मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं कर रहा, तो उस दिन तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, फोटोसिंथेटिक यील्ड ही नहीं होगी। नहीं, यही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एसेसरी पिगमेंट है दे इनेबल एब्जॉर्प्शन लिखा है ना, यहाँ पर लिखो, इसी पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा वो कर रहे हैं। सो फोटोसिंथेटिक यील्ड कैन नेवर बी ज़ीरो। यही रीज़न है, तुम अपने कमरे के अंदर पेड़ लगा रहे हो, घर के अंदर पेड़ लगा रहे हो, वहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, इनडायरेक्ट लाइट आ रही है, या शेडी प्लांट्स हैं तो उनके पास भी तो क्लोरोफिल ए नहीं उतना इफेक्टिवली काम करेगा, तो बाकी के जो पिगमेंट्स हैं वो तो एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो कुछ तो फोटोसिंथेसिस होगी, इसीलिए तो उनकी ग्रोथ भी स्लो होती है। बात समझ में आ गई? केवल इतना पॉइंट लिखना है और ज़्यादा तो नहीं लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। सही है। अब मुझे, मेरा एक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है,
हमने आपको पढ़ाया कि एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है ब्लू लाइट में, फिर रेड लाइट में। मैंने आपको पढ़ाया फोटोसिंथेसिस, रेड में ज़्यादा, ब्लू में कम। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि क्लोरोफिल ए के द्वारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज किस लाइट में होगा? क्लोरोफिल ए के द्वारा वो वेबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड जितने भी हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज कहाँ होगा? क्यों? गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मतलब दिमाग ठीक है आप लोगों का। तो लिख लीजिए कि क्लोरोफिल, लिखो जहाँ पे तुम लोगों ने एब्जॉर्प्शन लिखा था, जहाँ तुम लोगों ने फोटोसिंथेसिस लिखा था, वहीं साइड में लिख लो O2 रिलीज, कहीं लिख लो O2 रिलीज, O2 रिलीज। तो मैक्सिमम होगा रेड लाइट में। क्या बात है, आप लोग इतने तेज हैं। तुम क्या सोच रहे थे, ब्लू, कि सोच ही नहीं पाए? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को इसका मतलब। आगे बढ़ जाओ। हेडिंग डालिए लाइट रिएक्शन। थक गए क्या आप लोग? कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया क्या? ना, 1.5 घंटा कहाँ हुआ होगा। देखो बेटा कितना ऐप में कितना टाइम शो कर रहा है। 1 घंटा 12 मिनट शो कर रहा है। हेडिंग डालिए लाइट रिएक्शन, ये नोट कर लीजिए। बस जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लाइट रिएक्शन या इसी को कहते हैं फोटो केमिकल फेज। और इसमें क्या होता है? लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और ATP और NADPH बनता है। मैंने तो सोचा था कि आप लोग मुझे शाबाशी देंगे कि सावंत और पढ़ाओ, मज़ा आ रहा है, आसान लग रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि लेट हो रहा। अरे ये टॉपिक बड़ा है, इसमें मेहनत करनी होगी दोनों लोगों को। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको एक दिन में पढ़ा दूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एक दिन में समझ के नोट कर लें। सविता अब तुम जाओ, बर्थडे मनाओ, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलिए बाय।